स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने एक नया पाठ लेकर आए हैं। पाठ 9 कक्षा 7 हिस्ट्री इतिहास। विषय है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। तो बच्चों, जब से हमने कक्षा 7 का इतिहास पढ़ना शुरू किया है तो आपने देखा होगा कि किस तरह से हमने इसमें पढ़ा है। पहले आपने देखा कि किस तरह से जो चोल वंश के राजा थे उन्होंने राज्य किया, फिर मुगल शासक आए और फिर उन्होंने किस तरह से हमारे यहाँ पर इमारतों का निर्माण किया और हमारे यहाँ पर कौन सी जो है कलाकृतियाँ बनाई गई, फिर कौन से तो धर्म हैं वो सामने आए। तो ऐसे धीरे धीरे आप देख रहे हो कि हमने कितना कुछ जो है इस इतिहास में पढ़ा है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम इसमें पढ़ेंगे क्षेत्रीय संस्कृतियाँ का निर्माण। क्षेत्रीय संस्कृति क्या होती है, उसका निर्माण कैसे हुआ। आपने देखा होगा कि अलग अलग, जैसे अब एक भारत देश है, भारत देश में आपने देखा है कि कितने राज्य हैं। हर एक राज्य की बोली, हर एक राज्य का खान पान सब अलग अलग होता है और वहाँ की वेशभूषा अलग होती है। वहाँ पे जो है कौन से तीज त्योहार मनाए जाते हैं। तो ये सब बातें जो हैं हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि किस तरह से हमारे यहाँ पर जो है संस्कृति या जो हमारे क्षेत्रों में जो संस्कृति का निर्माण हुआ वो किस तरह से हुआ। अब देखते हैं हम। लोगों का वर्णन करने का एक सबसे नया सामान्य तरीका है उनकी बोलचाल की भाषा से उन्हें प्रभाषित किया करना। जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं तो आम तौर पर इसका अर्थ होता है कि वह तमिल या उड़िया भाषा बोलता है और तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता है। इसी तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़ा जाता है। कभी कभी हम इन असमिताओं को मानकर चलते हैं और सोचते हैं कि ये युग युगांतरों से अस्तित्व में है, किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने में समय की भूमिका रही है, जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियां समझते हैं। वे समय के साथ साथ बदली हैं और सच तो यह है कि आज भी बदल रही हैं। ये संस्कृतियां जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई हैं। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीपों के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया है। जैसा कि हम देखेंगे, कुछ परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी हैं, जबकि कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती हैं। परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से तो निकली हैं, परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्होंने एक नया रूप ले लिया है। अब आप इस पैराग्राफ से क्या समझे? अब जैसे आपके यहाँ पर आपके विद्यालय में या आपके घर के आसपास कोई व्यक्ति आता है और वो तमिल भाषा में बोलता है, तो आप समझ जाओगे कि ये हमारे यहाँ का नहीं है, ये कहीं बाहर से आया है। और अगर वो पंजाबी में बात करता है तो आप समझ जाओगे कि ये पंजाब से आया है। और वो जिस भी लैंग्वेज में या जिस भी भाषा में आपसे बात करेगा तो आप समझ जाओगे कि ये वहाँ से आए हैं। और आपको पता है, हर एक क्षेत्र में, जैसे आप हरियाणा में रहते हो तो हरियाणा में क्या होगा, वहाँ की बोली हरियाणवी है, वहाँ पर कौन सा नृत्य चलता है, वहाँ का नृत्य अलग है, पंजाब का नृत्य अलग है। ऐसे ही हर क्षेत्र का, हर राज्य का खान पान अलग है। भोजन जो है सब जगह पर एक तरह से नहीं खाया जाता है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, जैसे केरल चले जाते हो आप, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि जब कोई भी बड़े से बड़ा फंक्शन होता है या घर में है तो वो लोग केले के पत्ते पर जो है भोजन रखकर खाते हैं। तो ऐसे जो है हर एक जगह का
अपना एक अस्तित्व है। हर एक चीज का, हर एक चीज उसमें क्या आती है, वहाँ का भोजन, वहाँ पर लोग किस तरह के वस्त्र पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, और वहाँ पर कौन सा जो है नृत्य किया जाता है, और वहाँ पर कौन सा जो है गाने किस तरह से सुने जाते हैं, और वहाँ के लोग जो हैं किस तरह की ड्राइंग करते हैं। आपने देखा होगा हर एक जो जगह है वहाँ पर वहाँ की चित्रकला भी आपको अलग अलग तरह से दिखाई देगी। जैसे कुछ लोग मिट्टी से कितनी सुंदर चीज़ें बना लेते हैं, और कुछ जो हैं जैसे सीप, आपने देखा होगा छोटे छोटे जो ये समुद्र में से निकलते हैं, उनसे कितनी अच्छी अच्छी सुंदर चीज़ें बना लेते हैं। तो इस तरह से जो है हर एक जगह का अपना एक अस्तित्व है। तो अब आप देखते हैं कि इसमें अब हम आगे बढ़ेंगे, और फिर जब हम एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं या एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, तो हम वहाँ पर अपने कुछ चीज़ें हैं वो देकर आते हैं और उनसे कुछ नया सीख कर आते हैं। आप कहीं भी जाओगे तो आपके अंदर जो हुनर होगा वो आप दूसरे क्षेत्र में जाकर वहाँ के बच्चों को वो सिखा सकते हो कि हाँ, अब जैसे अभी आप छोटे हो तो आपको जैसे कोई गेम आती है, आप उस गेम में बहुत अच्छा खेलते हो, तो अगर आप जैसे अब आप हरियाणा में रहते हो और आपके रिश्तेदार पंजाब में रहते हैं, तो अब जब आप पंजाब जाओगे तो आप क्या करोगे, आप उनको वो चीज़ सिखाओगे कि हमारे यहाँ पर तो है कि बाजरे की रोटी और मक्खन बहुत अच्छे से खाया जाता है, और पंजाब में क्या होता है, मक्की की रोटी और साग खाया जाता है। तो फिर क्या करोगे, आप कहोगे कि नहीं, आप एक बार ये बाजरे की रोटी खाकर देखो, और वो आपको कहेंगे कि आप हमारे यहाँ का साग और मक्की की रोटी खाकर देखो, तो देखो कितना फर्क आ जाएगा। और फिर अगर आप कोई खेल आपको खेलना आता है, अब जैसे आपके यहाँ पर जो है बैडमिंटन अच्छे से खेलते हैं और वहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं, तो वो वहाँ के बच्चे आपको क्रिकेट खेलना सिखाएंगे और आप उनको बैडमिंटन खेलना सिखाएंगे। तो इस तरह से जो है हम एक दूसरे से अपने विचारों का, अपने रीति रिवाजों का जो है आदान प्रदान करते हैं। और यही बात है कि फिर हमारे जो हैं इसी तरह से जो हैं हमारी परंपराएं एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से तो निकली हैं, अब ये आपने समझ लिया, परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर वो एक नया रूप ले लेते हैं। अब आप आगे देखेंगे चेर और मलयालम भाषा का विकास। आइए भाषा और क्षेत्र के बीच अंतः संबंध के एक उदाहरण से अपना विश्लेषण प्रारंभ करें। महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में, जो आज के केरल राज्य का हिस्सा है, 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियां, जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती हैं, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी हैं। यह भी एक काफ़ी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, जो व्याकरण तथा काव्य शास्त्र विषयक है, मणिप्रावलम शैली में लिखा गया था। मणिप्रावलम का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा, जो यहाँ दो भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। तो आप क्या देखेंगे इसमें, आपने अब इसमें क्या पढ़ा, हमने इसमें पढ़ा कि
मलयालम भाषा का विकास किस तरह से हुआ। अभी मैं आपको बता रही थी कि केरल राज्य में जो है कोई भी फंक्शन होता है कुछ और लोग घरों में भी केले के पत्ते पर रखकर जो है भोजन करते हैं। तो अब ये तो हम केरल की बात आपको हम पहले ही कर चुके थे। अब देखिए उस केरल राज्य में जो है 9वीं शताब्दी में यह स्थापित किया गया था। और यहाँ पर जो है यहाँ पर कौन सी भाषा का प्रचलन है, यहाँ पर जो है मलयालम भाषा बोली जाती है। तो मलयालम भाषा कैसे पता लगी? अब 9वीं शताब्दी, देखो आज आप कौन सी शताब्दी में जी रहे हो, और 9वीं शताब्दी में जो है जब वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने क्या किया, जो अपने अभिलेख और जो भी बातें थी वो सब किस भाषा में लिखी थी? मलयालम भाषा में। तो तभी हमें पता लगा ना कि कौन से राज्य में किस तरह की भाषा बोली जाती थी। तो जो है मलयालम भाषा 9वीं शताब्दी में जो है वहाँ पर लिखी गई। अब ये आप देख सकते हो जो एक उस समय का जो पात्र मिला है मलयालम में रचित आरंभिक केरल का एक अभिलेख कि केरल का आरंभ किस तरह से हुआ। और फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके साथ साथ ही जो चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया था। तो आपने सुना होगा कि सबसे पहले जो है संस्कृत भाषा ही आई थी। हर एक चीज़ आपको संस्कृत में ही लिखी जाती थी। जैसे आपने देखा होगा कि जितने भी ग्रंथ हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है केरल का मंदिर जो है किस तरह से रंगमंच और उसकी जो जितनी भी परंपरा थी वो कैसे खोजी गई, वो संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। अब मलयालम भाषा की जो पहली साहित्यिक कृतियां थी वो कब की बताई जाती हैं? वो बताई जाती हैं 12वीं शताब्दी की। और प्रत्यक्ष रूप से वो सब क्या है, संस्कृत की ही ऋणी हैं। और फिर इसमें एक रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ, 14वीं शताब्दी में जो एक ग्रंथ मिला उसका नाम था लीला तिलकम, जो व्याकरण और काव्य शास्त्र विषयक है, जिसमें मतलब सारी व्याकरण बताई गई है और उस समय का कि जो काव्य शास्त्र मतलब किस तरह से जो है कविताएं लिखी गई थी, ये सब जो है वो किस में लिखा गया है? मणिप्रवलम शैली में। मणिप्रवलम का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा। यहाँ दो भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। मतलब कि आप देखें कि उस समय दो भाषाएं प्रचलन में आई, कौन सी? संस्कृत, और उनकी वहाँ की क्षेत्रीय भाषा कौन सी हो गई? मलयालम। तो ये जो है उसमें लिखा गया। तो उस समय ये दो जो भाषाएं हैं वहाँ पर प्रचलन में आई। अब आगे आप देखते हैं शासक और धार्मिक परंपराएं, जगन्नाथी संप्रदाय। अब ये तो आपने देखा कि किस तरह से जो है हमें वहाँ पर 9वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में, फिर 14वीं शताब्दी में जो लिखे हुए वो मिले। तो हमने देखा कि कौन कौन सी भाषा उस समय पर लिखी गई और जो है क्या क्या आपको उसमें तथ्य मिले। अब आप देख सकते हैं कि आगे कि उस समय के शासक और उन्होंने कौन सी जो है धार्मिक परंपराओं को अपनाया और उनके बारे में जो हमें अभिलेख मिले हैं और उनमें हम देखते हैं कि क्या स्पष्ट रूप से सामने आता है। अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियां क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थी। इस प्रक्रिया का सर्वोच्चम उदाहरण है पुरी, उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है, जिससे यह तात्पर्य निकलता है जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। आपने बच्चों देखा होगा कि जगन्नाथ यात्रा कितनी जो है धूमधाम से निकाली जाती है और यह हर वर्ष होती है। तो अब आपने देखा कि किस तरह से जो है जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ
में किस भगवान को माना गया? विष्णु भगवान जो है दुनिया का मालिक था, और विष्णु भगवान जो है जगन्नाथ का पर्यायवाची शब्द है। और जो वहाँ की जो मूर्ति है वो किसके द्वारा बनाई जाती थी? लोगों के द्वारा बनाई जाती थी। और फिर बाद में लोगों ने विष्णु को ही जगन्नाथ का एक जगन्नाथ जो था आगे चलकर विष्णु का ही रूप, मतलब विष्णु भगवान ही जो है जगन्नाथ थे। तो आगे आप देख सकते हैं 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। उसके बाद 1230 में राजा भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित कर दिया। अब 12वीं शताब्दी में क्या हुआ? एक गंग वंश में एक बहुत राजा थे, उनका नाम था, जो प्रतापी थे मतलब शूरवीर राजा थे, उनका नाम था अनंत वर्मन। उन्होंने क्या किया? पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए मंदिर बनवाया। और फिर 1230 में राजा एक और आए, उनका नाम था अनंत भीम तृतीय ने अपना राज्य जो है किसको सौंप दिया? पुरुषोत्तम जगन्नाथ को ही अर्पित कर दिया। और उनका जो है उनके नीचे जगन्नाथ का उनके नीचे अपने आप को उन्होंने घोषित कर दिया। अब आप देख सकते हैं यह चित्र 3 जगन्नाथ मंदिर पुरी में आज भी है। ये मंदिर आप देख सकते हो कितना सुंदर ये मंदिर है, इसका आप चित्र देख सकते हो। जो जो इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठे और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, सब ने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। वे सब यह महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार्य हो जाएगा। तो अब देखो राजनीतिक मामले किस तरह से जो है, आपने देखा कि पहले हमारे यहाँ पर मुगलों ने शासक किया, फिर मराठा आए, उन्होंने हमारे यहाँ पर शासन किया, फिर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आई। तो सब लोग जो है मंदिर को अपने हाथ में लेना चाहते थे। किस लिए? कि अगर मंदिर उनके अंदर आ गया तो फिर वहाँ पर जो भी जनता आएगी दर्शन करने के लिए, तो वो क्या करेंगे? उन जनता को, जो भी जनता आएगी वो उनको अपनी बातें मनवाने के लिए मजबूर कर सकते थे। तो फिर इसीलिए जो है हर जो भी हमारे यहाँ पर आया, जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता और फिर वहाँ पर राज्य किया, तो सब जितने भी शासक यहाँ पर आए उन सब का मकसद क्या था? इस मंदिर को अपने अंदर लेना और फिर वहाँ के लोगों को अपने अधीन कर लेना। आगे आप देखते हैं राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र में जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है राजपूताना कहते थे। इससे यह समझा जा सकता है कि वह एक ऐसा प्रदेश था जहां केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे, लेकिन यह बात आंशिक रूप से ही सत्य है। ऐसे अनेक समूह थे और आज भी हैं जो उत्तरी तथा मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते हैं। यह भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते थे, तथापि अक्सर यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की। ये सांस्कृतिक परंपराएं वहाँ के शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा। पृथ्वीराज,
अध्याय 2 एक ऐसा ही शासक था। ये शासक ऐसे शूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखता था जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वरण किया मगर पीठ नहीं दिखाई। राजपूत शूरवीर। अब आप ये चित्र देख रहे हैं, ये चित्र 4 बीकानेर के राजकुमार राज सिंह का चित्र है। तो बच्चों, अब आपने इसमें क्या पढ़ा? इसमें हमने पढ़ा कि 19वीं शताब्दी में जब ब्रिटिश लोग हमारे यहाँ पर आए तो वो कहाँ पर थे? अधिकांश राजस्थान में स्थित जो है वो राजपुताना कहते थे। और राजस्थान को ही एक ऐसा प्रदेश माना जाता था जहाँ पर मुख्य रूप से कौन रहते थे? राजपूत। लेकिन जो राजपूत है वो राजस्थान के अलावा भी दूसरे क्षेत्रों में भी रहते थे, पर जो है अधिकांश रूप से राजपूत जो है राजस्थान में ही रहते थे। राजपूतों ने जो है राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की। आपने देखा होगा कि जो राजपुतानियां थी वो किस तरह से जो है आभूषण पहनती थी और वहाँ उनकी जो सांस्कृतिक परंपराएं थी वो वहाँ के शासकों के लिए क्या थी? आदर्श थी। और वहाँ तथा और उनकी जो अभिलाषाएं थी उनके साथ उनका क्या था? एक बहुत अच्छा रिश्ता था। और 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर किसका शासन रहा है? राजपूत राजाओं का। आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वीराज चौहान एक ऐसे शूरवीर शासक थे जिन्होंने क्या किया था? शूरवीरों के आदर्श को अपने हृदय में संजोए रखा था और वो बहादुरी से उन्होंने जो है रण क्षेत्र में लड़ाई की थी। और वहाँ पर लेकिन देखो कितनी अच्छी बात है कि जैसे कुछ लोग होते हैं जब देखते हैं कि हम युद्ध में हार रहे हैं तो वहाँ से युद्ध को छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन जितने भी राजपूत थे उन्होंने क्या किया? बहादुरी से लड़ाई की और अपनी पीठ नहीं दिखाई। अब आपने देखा कि जो है राजपूत जो शूरवीर थे की कहानियां काव्य एवं गीतों में सुरक्षित हैं। ये विशेष रूप से परिशिक्षित चारण भाटों द्वारा गाई जाती हैं। ये काव्य एवं गीत ऐसे शूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते थे और उनसे यह आशा की जाती थी कि वे अन्य जनों को भी उन शूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेंगे। साधारण जन भी इन कहानियों से आकर्षित होते थे। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता था। तो क्या होता है कि जैसे जैसे समय बीतता है तो आज भी आपने देखा होगा अगर आपके घर में कोई भी शादी होती है या फंक्शन होता है तो आप क्या करते हैं? आप डीजे लगा लेते हैं। परंतु पहले समय में जो है क्या होता था? लोग खुद गीत गाते थे। आपने आज भी अगर आप कभी आपको गांव में जाने का मौका मिले या आपके घर में आपके बड़े बुजुर्ग हैं तो आप अगर उनसे पूछोगे कि आज तो हम डीजे लगा लेते हैं और डांस कर लेते हैं तो उस समय में आप लोग क्या करते थे? तो वो बताएंगे कि हमारे यहाँ पर जब विवाह का समारोह होता था तो ढोलकी बजाई जाती थी और जो है नृत्य बहुत सुंदर नृत्य होता था और गाने भी जो हैं इतने सुंदर गाए जाते थे। तो जो है जैसे जैसे जो है हमारा समय बीतता गया तो क्या होता गया? हमारे यहाँ पर जो है बहुत सी चीज़ों में बदलाव आता गया। लेकिन आपने देखा होगा कि शूरवीर जो भी थे उनकी स्मृति को सुरक्षित रखते थे और उनसे यह आशा होती थी कि वह आने वाले लोगों को उन शूरवीरों का अनुकरण दें और उन्हें प्रोत्साहित करें और
किस बात के लिए प्रोत्साहित करें कि देखो हमारे जो राजा थे वो कितने शूरवीर थे। तो उन सब की गाथाओं को या तो जो है उनकी कहानियां लिखी जाती थी या कविताएं लिखी जाती थी, और फिर बाद में जो है या तो नाटकों के द्वारा साधारण जनता को समझाया जाता था, या उनकी कहानियों को और कविताओं को सुनाकर जो है लोगों को प्रेरित किया जाता था। तो आप समझे कि उस समय के शूरवीरों का किस तरह से जो है कि जो है वर्णन किया गया है। अब आप आगे देखें, क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था? जी हाँ, कभी कभी वे झगड़े के कारण के रूप में विद्यमान हैं। जब पुरुष स्त्रियों को जीतने के लिए अथवा उनकी रक्षा के लिए आपस में लड़ते थे, कहीं कहीं यह भी चित्रित किया गया है कि स्त्रियां अपने शूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थी। सती प्रथा यानी विधवाओं द्वारा अपने मृतक पति की चिता पर जिंदा जल जाने की प्रथा का भी कुछ कहानियों में उल्लेख पाया जाता है। अब बच्चों क्या है, अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है आपने सुना होगा कितनी ही स्त्रियां थी, जैसे महारानी लक्ष्मीबाई हुई, मीराबाई हुई। तो ये किस तरह की स्त्रियां थी कि महारानी लक्ष्मीबाई के जो है पति की मृत्यु हो जाती है, तो वो क्या करती हैं, वो उनका 6 महीने का बच्चा होता है, वो उसको अपने कमर पर बांधकर युद्ध करती हैं और अपने राज्य की रक्षा करती हैं। ऐसे ही मीराबाई थी, वो कृष्ण की दीवानी हो गई थी, तो उन्होंने किस तरह से जो है अपने भजनों द्वारा कृष्ण की लीला का कितना सुंदर वर्णन किया था। तो आप देखो कि उस समय पर जो है स्त्रियां, आज के समय में भी आप देखते हो कि स्त्रियां हर क्षेत्र में आगे हैं, लेकिन उस समय में भी स्त्रियों का बहुत बड़ा योगदान होता था। और एक पहले के समय में एक सती प्रथा जो है होती थी। सती प्रथा का क्या मतलब है, आज भी आप देखेंगे राजस्थान में सती का एक मंदिर है, वो बहुत ही मान्यता प्राप्त मंदिर है, आपने सुना होगा। और आप देख सकते हैं कि सती प्रथा क्या थी, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो जो उसकी पत्नी होती थी वो अपने प्राणों को त्याग देती थी। कैसे त्याग देती थी, वो उनकी चिता में ही जलकर जो है वो उनकी चिता में ही जिंदा जल जाती थी। तो इस तरह से है वो अपने जो है त्याग करती थी। अब यह आप एक मानचित्र देख रहे हैं, वह क्षेत्र जिनकी इस अध्याय में चर्चा की गई है। अब आप देख सकते हैं इसमें कौन से क्षेत्र हैं जिनकी इन अध्यायों में चर्चा की गई है। आगे आप देखें, इस प्रकार जो लोग शूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे, उन्हें अक्सर इस आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था। तो समझ में आया आपको? आगे देखते हैं हम। क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी। अब आप देखो, कथक नृत्य, हर तरह के नृत्य होते हैं। अब आपने देखा होगा कि किस तरह से भांगड़ा होता है या एक नृत्य है, और किस तरह से जो है हमारे यहाँ पर लोकगीत, लोक नृत्य होते हैं। तो वैसे ही इसमें अब आप क्या पढ़ेंगे, इसमें आप कथक नृत्य की कहानी पढ़ेंगे। अब आप देखें, यदि शूरवीरता की परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में मिल सकती हैं, तो नृत्य के विषय में भी यही सच है। अब देखो, अब आपने क्या है, शूरवीरता की कहानी जो है पढ़ी है, तो अब आप क्या पढ़ोगे, अब नृत्य के बारे में आप पढ़ोगे। तो नृत्य के बारे में हम क्या पढ़ते हैं, आइए अब हम नृत्य के एक रूप कथक के इतिहास को देखते हैं। यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी हुई है। कथक शब्द कथा शब्द से
निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथा वाचन को अलंकृत किया करते थे। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें रास लीला कहा जाता था। रास लीला में लोक नृत्य के साथ कथक कथाकार के मूल हाव भाव से जुड़ जाते थे। अब आप क्या देखेंगे इसमें कि किस तरह से जो है कथक आया। कथक शब्द किससे निकला? कथा से। अब क्या है, अब आपने देखा कि हमारे यहाँ पर सबसे पहले संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था, संस्कृत भाषा का। तो संस्कृत भाषा में जो है बहुत सी कहानियाँ लिखी गई जो उस समय पर होती थी। और फिर कथक नृत्य क्या होता था? कथक नृत्य का अर्थ है कि जब उत्तर भारत के मंदिरों में क्या था, अब जैसे आज के समय में भी आप देखते हैं कि आपके यहाँ पर बहुत से ऐसे ज्ञानी हैं जो हर क्षेत्र में जाकर जो है जैसे रामायण के ऊपर कथा करते हैं, और बहुत से जैसे विष्णु पुराण है, गीता है, इनके ऊपर जो है अपने जो है इनके ऊपर जो है कथा करते हैं। तो हर क्षेत्र में जाकर यह जब कथा करते हैं तो बहुत से लोग सुनते हैं। तो उस समय में क्या होता था कि जब मंदिरों में कथा होती थी तो कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी, और ये क्या करते थे, ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथावाचन को अलंकृत करते थे। जैसे कि अब आपने देखा होगा कि कथक नृत्य ऐसा नृत्य था जिसमें आँखों से जो है आप आँखों की भाषा को समझ सकते हैं, हाथों से कि वो किस तरह से हाथों से जो है वो कर रहे हैं। इसमें जो है कथक नृत्य में आप अब मर्जी से अपने हाथ पैर नहीं हिला सकते हैं। तो इसमें क्या है, जो भी जैसे अब आप किसी दुख को व्यक्त कर रहे हो तो उस आपकी जो जिस तरह से आप नृत्य कर रहे हो तो आपको सामने वाले को यह पता लग जाता है कि यह व्यक्ति दुखी होकर नृत्य कर रहा है या खुश होकर नृत्य कर रहा है। तो जो है इस तरह से जो है कथक नृत्य होता था। अब आप आगे देख सकते हैं राधा कृष्ण की जितनी भी कहानियां हैं। अब राधा कृष्ण की कहानियों को हम किस रूप में देखते हैं? राधा कृष्ण की जितनी भी कहानियां हैं उनको हम रास लीला के रूप में देखते हैं। रास लीला में जो है लोक नृत्य के साथ कथक जो जितने भी कथाकार थे उनके भी जो है मूल हाव भाव जुड़े होते थे। तो अब आप कथक के बारे में आपने समझा। अब आप देख सकते हैं आगे मुगल बादशाहों और उनके अभिजात के शासन काल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था, जहां इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और वह एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। आगे चलकर यह दो परंपराओं अर्थात घरानों में फूला फला, राजस्थान जयपुर के राज दरबारों में और लखनऊ में। अवध में अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला रूप में उभरा। 1850-1875 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, बिहार तथा मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर संस्थापित हो गया। इसकी प्रस्तुति में क्लिष्ट तथा द्रुतपद संचालन
तो देखो, आप यह एक चित्र देख रहे हो, नृत्य की कक्षा, चित्र 5। इसमें क्या है, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में यह चित्र है। तो अब जब मुगल शासकों के दरबार में भी जब है यह नृत्य होने लगा, तो इस नृत्य की चर्चा बहुत दूर दूर तक होने लगी। और फिर क्या हुआ, जब आप किसी चीज़ के बारे में हर क्षेत्र में सुनोगे कि यह जो है, हम उस जगह पर जाकर हम उस राजा के दरबार में गए थे, तो वहाँ पर इस तरह का जो है नृत्य प्रस्तुत किया गया था, जिससे हम समझ गए थे कि इस राजा के दरबार की कितनी विशेषताएं हैं। तो कथक नृत्य में तो हर एक चीज़ की विशेषता को जो है दर्शाया जाता था। तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे यह नृत्य इतना फला फूला कि राजस्थान, लखनऊ, अवध और इसके बाद क्या हुआ, इसके साथ साथ यह बहुत सारे क्षेत्रों में फैला, जैसे पंजाब में भी, हरियाणा में भी, जम्मू कश्मीर में भी, बिहार में भी और मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी यह जो है नृत्य प्रस्तुत किया जाने लगा। और फिर क्या था, इसकी वेशभूषा किस तरह की होती थी, बहुत ही सुंदर वेशभूषा। और कथक नृत्य करने वाले किस तरह से चलते हैं, किस तरह से अपने हाथों को हिलाते हैं, इन सब के बारे में, और इनको और अच्छे से प्रस्तुत करना, अपनी कहानी को कथक नृत्य में प्रस्तुत करना बहुत ही मुश्किल होता था। तो इसीलिए जो है इसके अभिनय पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाने लगा। आगे देखें, अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं तथा 20वीं शताब्दियों में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद किया। फिर भी यह जीवित बचा रहा और गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो देश में इसे 6 शास्त्रीय नृत्य रूपों में मान्यता मिल गई। तो अब क्या है कि यहाँ पर जो है गतिविधियों को, कथक को भी क्या हुआ, 19वीं और 20वीं शताब्दी में क्या हुआ, जब ब्रिटिश शासक आए उन्होंने नापसंद करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको ये सब नहीं समझ में आया, तो उन्होंने इसको नापसंद किया। परंतु फिर भी क्या है, यह जीवित बचा रहा और आज भी बहुत से क्षेत्रों में क्या है, कथक को माना जाता है, एक मान्यता के रूप में जो है माना गया है। अब आप देख सकते हैं, शास्त्रीय नृत्य, किसी कला को शास्त्रीय माना जाए, इस प्रश्न का उत्तर देना अक्सर बहुत कठिन होता है। क्या हम उस रूप या शैली को शास्त्रीय कहते हैं जिसका विषय धार्मिक हो, अथवा क्या हम उसे शास्त्रीय इसलिए मानते हैं क्योंकि उसके लिए अत्यधिक कौशल की आवश्यकता होती है, जो कई वर्षों के लंबे प्रशिक्षण से प्राप्त होता है, अथवा यह शास्त्रीय इसलिए है क्योंकि यह निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रदर्शित या प्रस्तुत किया जाता है और उसमें विभिन्नताओं को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। यह भी स्मरणीय है कि बहुत से ऐसे नृत्य रूपों में जिन्हें लोक नृत्य की शैली में रखा गया है, वे विशिष्टताएं पाई जाती हैं जिन्हें शास्त्रीय रूपों का विशिष्ट लक्षण बताया जाता है। यद्यपि शास्त्रीय विशेषण का प्रयोग उन कला रूपों की श्रेष्ठता का सूचक हो सकता है, फिर भी यह हमेशा शब्द नहीं होता है। अन्य नृत्य रूप जिन्हें इस समय शास्त्रीय माना जाता है निम्नलिखित हैं: भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, ओडिसी उड़ीसा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर। अब ये आप एक चित्र देख रहे हैं, चित्र 6। इसमें क्या है, कथक नृत्यकाएं एक दरबारी चित्र। अब क्या है, कथक नृत्यकाएं किस तरह से जो है एक दरबार में नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं। और फिर आपने देखा कि हमने आपको कितने सारे ये बताए कि भरतनाट्यम
जो है एक नृत्य रूप है जिसको कहाँ पर मान्यता मिली है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में क्या है, भरतनाट्यम का को अपना जो है शास्त्रीय माना गया है, संगीत या नृत्य माना गया है। फिर उसके बाद कथकली को कहाँ पर मान्यता मिली, केरल में। फिर उड़ीसा में किसको मिली, ओडिसी नृत्य को। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ पर होता है, आंध्र प्रदेश में। और मणिपुरी नृत्य मणिपुर में। अब आपने देखा कि हर एक क्षेत्र में जो है किस तरह के नृत्य को मान्यता प्राप्त है या वहाँ पर इस तरह के नृत्य किए जाते हैं। अब आप देख सकते हो संरक्षणों के लिए चित्रकला, लघु चित्र की परंपरा। अभी तक आपने देखा कि कहाँ पर कौन सी जो है भाषा मान्यता में आई, वहाँ का खान पान, वहाँ की संस्कृति। अब आप किसके बारे में पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे चित्रकला के बारे में। एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई वह थी लघु चित्रों की परंपरा। लघु चित्र जैसा कि उनके नाम से ही पता चलता है, छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। प्राचीनतम लघु चित्र तालपत्रों अथवा लकड़ी के तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए थे जैन धर्मों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था, जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। ये पांडुलिपियां आमतौर पर चटक रंगों में चित्रित की जाती थी और उनमें दरबार के दृश्य, लड़ाई तथा शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। अक्सर उपहार के तौर पर भी इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था और ये कुछ गिने चुने लोग, बादशाह और उनके घनिष्ठ जनों द्वारा ही देखे जा सकते थे। अब देखो कि किस तरह से जो है उस समय पर चित्रों के द्वारा किस तरह से जो है अपनी वक्तव्य को प्रस्तुत किया जाता था। अब आप इसमें देख रहे हैं, चित्र देख रहे हैं आप, चित्र 7। इसमें क्या है, शिकार के दौरान अकबर बादशाह जो है मुगल उसमें किस तरह से जो है जब वो शिकार करने जाते हैं तो किस तरह से वो आराम कर रहे हैं। तो यह आप देख सकते हैं चित्र में। जब उस समय राजा जब शिकार पर जाते थे तो एक बहुत बड़ा अपने साथ काफिला लेकर जाते थे। उसमें क्या होता था, हाथी, घोड़े, ऊंट और बहुत सारे व्यक्ति होते थे, वो राजा के साथ साथ चलते थे। तो जो है आपने देखा कि किस तरह से जो है उस समय पर परंपरा और उन सबको विकसित करने के लिए चित्रों को बनाया गया। पहले क्या होता था, छोटे छोटे चित्र बनाए जाते थे, फिर उनमें क्या करा जाता था, उनमें रंग या फिर कपड़े के जैसे कटिंग करके उनको कपड़े के द्वारा उन चित्रों की सुंदरता को बढ़ाया जाता था या कागज पर जो है चित्र बनाए जाते थे। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जो चित्र हैं वो किस पर बनने लगे, लकड़ी की तख्तियों पर चित्र बनने लगे। और फिर धीरे धीरे पश्चिम भारत में जो है जैन धर्म को, जब जैन धर्म का हमारे यहाँ पर प्रचार शुरू हुआ तो उनको सचित्र बनाने के लिए भी प्रयोग किए गए थे, बहुत सुंदर चित्र। और फिर उसके बाद मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां, इन्होंने भी क्या किया, बहुत सारे कुशल चित्रकार जो कि एक्सपर्ट थे। अब आपने देखा है कि आपके यहाँ पर एक ड्राइंग टीचर होते हैं, एक हिंदी टीचर होते हैं, तो ऐसे हर व्यक्ति को है जो कलाकृति नहीं आती है तो वह उसमें जो है कुशलता प्राप्त करते हैं। और फिर
आपने देखा होगा कि हाँ, आपके स्कूल में भी उसी तरह से जो है अध्यापकों को नियुक्त किया जाता है कि ये जो है बच्चों को ड्राइंग अच्छी सिखा सकते हैं, ये हिंदी पढ़ा सकते हैं, ये मैथ पढ़ा सकते हैं। तो उस समय पर भी राजाओं ने यह देखा कि कौन सा व्यक्ति जो है बहुत सुंदर चित्रकारी कर सकता है, उनको जो है चित्रकारी का कार्यभार सौंपा जाता था। और फिर आपने देखा कि किस तरह से जो है वो कितने सुंदर सुंदर जो है चित्र बनाते थे। अब जब राजा शिकार पर गए हुए थे, उनके चित्र उन्होंने बनाए। फिर जब राजा जो है दरबार में होते थे, तो दरबार में राजा का दरबार किस तरह से लगा हुआ है, राजा किस तरह से अपनी गद्दी पर बैठे हैं, उसका चित्र उन्होंने बनाया। और जब या राजा का युद्ध हो रहा होता था तो वह उन्होंने उनके भी चित्र बनाए। तो फिर ये चित्र क्या करते थे राजा लोग, यह चित्र जो है उनका आदान प्रदान करते थे। उपहार जब किसी को अगर भेंट करनी है तो फिर वो लोग उन चित्रों को भेंट करते थे। और यह चित्र जो है सब लोग नहीं देख सकते थे, यह चित्र वही लोग देख सकते थे जो राजा के बहुत करीबी होते थे और जो राजा के साथ रहते थे, वही लोग इन चित्रों को देख सकते थे। अब आप आगे देख सकते हैं, मुगल साम्राज्य के पतन के साथ अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों, आप ये किस में पढ़ेंगे, अध्याय 10 में, के दरबारों में चले गए। परिणाम स्वरूप मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती राज दरबारों को प्रभावित किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनका विकास भी किया। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों तथा उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। इनके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विषय का चित्रण बराबर जारी रहा। अब क्या था कि जब मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा तो चित्रकार भी जो है मुगल दरबार को छोड़कर जो भी उस समय पर राज्य थे वहाँ के दरबार में चले गए। और फिर इसका क्या परिणाम हुआ, जितनी भी जो मुगलों की कलात्मक रुचियां थी वो क्या हुई, दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूत दरबारों को उन्होंने प्रभावित किया। और इसके साथ साथ ही उनकी जो विशेषताएं थी उनको सुरक्षित किया और उनका विकास हुआ। अब आप अगर मुगल बादशाहों का उदाहरण देखें तो जितने भी शासकों और उनके दरबारों के दृश्यों को जो है चित्रित किया था, उसके साथ साथ क्या हुआ था, उसके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ जैसे केंद्रों में भी इनकी कथाओं और काव्यों के विषय का चित्रण जो है किया गया। ऐसा ही एक अन्य क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का। अब देखो, आपने अभी तक किसके बारे में पढ़ा, मेवाड़ के बारे में, जोधपुर के बारे में, बूंदी के बारे में, कोटा के बारे में, और अब आप किसके बारे में जान रहे हैं, हिमाचल के बारे में। तो हिमालय की तलहटी का इलाका 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भाव प्रणव शैली का विकास हो गया, जिसे बसहोली शैली कहा जाता है। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई थी वह थी भानु दत्त की रस मंजरी। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों को अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए। उन्होंने जो है
वहां जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले, जिसके फलस्वरूप चित्रकला की कांगड़ा शैली विकसित हुई। अब आपको यहाँ पर हम चित्र दिखाते हैं। अब आप यह चित्र देख रहे हैं, चित्र 8। ये किस चीज़ का चित्र है? होली खेलते हुए महाराणा राम सिंह 2, राजपूत लघु चित्र कोटा। कोटा में जो है किस तरह से महाराणा राम सिंह द्वितीय ने जो है होली खेली। अब आप देख रहे हैं उसके बाद एक चित्र 9। चित्र 9 में क्या है? यह चित्र है कृष्ण राधा और उसकी सखियां, पहाड़ी लघु चित्र कांगड़ा। कांगड़ा में किस तरह से कृष्ण और राधा और उनकी सखियों ने जो है विहार किया और वहां पर समय बिताया, उसका चित्र आप यह देख रहे हैं। तो अब क्या था? अब आप क्या पढ़ रहे थे कि हिमालय में की तलहटी का जो एक क्षेत्र था, वहां पर 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में जो है यहाँ की जो लघु चित्रकला थी, उसमें साहस का भी वर्णन है और भावों का भी वर्णन है। तो इस तरह की शैली को उन्होंने क्या कहा? बस होली। अब जैसे आप देख रहे हो, मैंने आपको कहा साहस का और भाव प्रणम का। अब किस तरह से वहाँ लोग होली खेल रहे हैं, इसमें एक साहस है। और दूसरी तरफ राधा कृष्ण के भावों का कितना सुंदर वर्णन किया गया है। तो इस तरह से जो है इस शैली को उन्होंने क्या कहा? बस होली। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई थी वह भानुदत्त की क्या थी? रसमंजरी। भानुदत्त ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था रसमंजरी। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए। उन्हें वहां जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले, जिसके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई। 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली, जिसने लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी। उनकी प्रेरणा का स्रोत वहाँ की वैष्णव परंपराएं थी। ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता थी। अब आपने देखा कि किस तरह से जो है जब एक क्षेत्र में लोगों का जो है पलायन शुरू होता है तो वो क्या करते हैं? दूसरे क्षेत्र की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही हुआ कि जब 18वीं शताब्दी में के मध्य तक क्या हुआ? कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली, जिसमें उन्होंने एक लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी। उनकी प्रेरणा क्या थी? उनकी प्रेरणा थी ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों को बहुत सुंदर जो है जैसे कविताएं लिखी गई थी, उन्हीं कविताओं के साथ उन्होंने चित्रों को बनाया और प्रस्तुत किया। तो यही क्या था? यही था हमारी कांगड़ा शैली की विशेषता। अब आपको याद होना चाहिए कि जितने भी साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तन, दीवारों, कपड़ों, फर्श आदि पर अपनी कलाकृतियां चित्रित करते थे, कला के इन नमूनों में से कुछ ही बच पाते थे। इसके विपरीत क्या होता था? लघु चित्र राजमहलों में सावधानी पूर्वक रखे जाते थे, जिससे वह सदियों तक सुरक्षित रहते थे। अब आप समझ गए कि किस तरह से जो है उस समय पर किस तरह से जो है अपनी कलाकृतियों को सुरक्षित रखा गया, जैसे कि दीवारों पर बनाया गया, कपड़ों पर बनाया गया, फर्श पर बनाया गया। तो इस तरह से जो है उन्होंने अपनी कलाकृति के नमूने छोड़े और फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके विपरीत जितने भी लघु चित्र राजमहलों में सावधानी पूर्वक रखे जाते थे वो सदियों तक क्या था? सुरक्षित रहे। अब जैसे आप किसी दीवार पर एक सुंदर कलाकृति
बना देते हैं, तो अगर वो दीवार खड़ी रही तो आपकी कलाकृति भी जो है जीवित रहेगी। समझ में आया? तो किस तरह से जो है कलाकारों ने अपनी कलाकृतियों को सुरक्षित रखा। अब आप आगे देख सकते हैं बंगाल, नज़दीक से एक नज़र। अब हम आपको इसमें बंगाल के बारे में पढ़ाएंगे। तो जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा था, हम अक्सर क्षेत्रों के नाम वहाँ के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं। इसीलिए हम यह मान लेते हैं कि बंगाल में लोग हमेशा बंगला ही बोलते थे। किंतु यह एक दिलचस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। प्रारंभिक ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्र शताब्दी के मध्य के संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से यह पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे। तो फिर नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ? अब क्या है कि जब यह प्रारंभ हुआ तो जो है क्षेत्रों के नाम वहाँ के लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा पर निर्धारित होते थे। अब जैसे बंगाल के लोग हैं, वो कौन सी भाषा बोलते थे? या तो वो बंगाली बोलते थे या वो बंगला बोलते थे। और इसके बावजूद हमें यह पता चला बंगाली भाषा भी कहाँ से निकली है? संस्कृत भाषा से। और संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से ही हमें यह पता लगा कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे। तो फिर इस भाषा का उद्भव कैसे हुआ, मतलब यह भाषा सामने कैसे आई? अब हम ये पढ़ेंगे। अब आप यह चित्र देख सकते हैं, चित्र 10। सबसे पहली बंगाली रामायण के ताल पत्र की पांडुलिपि का एक पृष्ठ। अब ये देखो, रामायण जो है बंगाली में भी लिखी गई, तो उसका यह जो है एक पृष्ठ हमें मिला जिसमें रामायण बंगाली भाषा में भी लिखी गई है। इसका हमारे सामने एक उदाहरण आया। अब आप देख सकते हैं, ईसा पूर्व चौथी तीसरी शताब्दी से बंगाल और मगध दक्षिण बिहार के बीच वाणिज्य संबंध स्थापित होने लगे, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया होगा। चौथी शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहां ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी के भाषाएं तथा सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हुनसांग ने यह पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था। तो देखो किस तरह से जो है संस्कृत का प्रभाव बढ़ा। जब चौथी शताब्दी के दौरान क्या हुआ था, उत्तर बंगाल पर अपना जो है गुप्तवंशियों शासकों ने क्या किया, अपना एक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहां पर किसको बसाना शुरू कर दिया? ब्राह्मणों को। तो जो इस प्रकार फिर क्या हुआ कि गंगा की घाटी के भाषाई तथा सांस्कृतिक प्रभाव जो है बहुत ही स्ट्रोंग हो गए। तो फिर वहां पर 7वीं शताब्दी में चीन यात्री आए, हानसुंग ने यह पाया कि बंगाल में जो है हर जगह पर संस्कृत भाषा का प्रयोग हो रहा था। तो फिर 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हुआ, मतलब एक क्षेत्रीय राज्य आया। ये हमने कहाँ पर पढ़ा था? अध्याय 2 में। 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में क्या रहा? बंगाल पर सुल्तानों ने शासन किया, जो दिल्ली में स्थित शासकों से क्या थे? स्वतंत्र थे। मतलब दिल्ली के जो भी शासक थे उनका उन पर कोई वो नहीं था। ये आपने अध्याय 3 में पढ़ा। इसके बाद क्या हुआ? 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश को जीत लिया, किस प्रदेश को जीता? बंगाल को जीता। तो उसने उसे क्या माना? सूबा माने जाने लगा। उस समय प्रशासन की भाषा कौन सी थी? फारसी थी। लेकिन
बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। वस्तुतः 15वीं शताब्दी तक आते आते क्या हुआ, बहुत सी उपभाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह एक अन्य साहित्यिक भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया और यह साहित्यिक भाषा जो है उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी, जिसे अब जो है पश्चिम बंगाल कहा जाता है। वेस्ट बंगाल आपने सुना होगा और पश्चिम बंगाल इसको कहा जाने लगा। और यद्यपि बंगाली का उद्भव किस भाषा से हुआ, संस्कृत से ही हुआ, पर यह अपने क्रम विकास की अन्य अवस्थाओं से भी गुजरी है, जैसे गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार जो जनजातीय भाषाओं, फारसी, यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से इसे प्राप्त हुआ, आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा बन गया। अब देखो कि एक भाषा को कितनी ही भाषाओं से उन्होंने जोड़ दिया। शब्द भंडार, जैसे अब आपके पास एक डिक्शनरी होती है इंग्लिश में आप बोलें तो, उसमें क्या होता है कि आप हर एक शब्द का अर्थ देख सकते हैं हिंदी में। अब जैसे इंग्लिश में है डिक्शनरी तो आप उसके अर्थ हिंदी में देख सकते हैं, उर्दू में देख सकते हैं। ऐसे ही जो शब्द भंडार था उनमें क्या था, सभी जनजातियों की भाषाएं जैसे फारसी, यूरोप, इन सब का जो है उसमें पता लगा और फिर क्या हुआ, वो एक आधुनिक बंगाली का हिस्सा बन गई। अब आगे देखें, बंगाली के प्रारंभिक साहित्य की 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी जो थी वो संस्कृत की ऋणी है और दूसरी उससे स्वतंत्र है। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, मंगल काव्य, शाब्दिक अर्थों में शुभ यानी मांगलिक काव्य जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है, और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियाँ, जो हमने पाठ 8 में शामिल की थी और इनके बारे में आपने पढ़ा था। अब बंगाल को उन्होंने कौन सी 2 श्रेणियों में बांटा, एक तो थी संस्कृति की ऋणी और दूसरी बिल्कुल ही अलग थी। तो पहली में क्या है, पहली श्रेणी में संस्कृत के महाकाव्यों का अनुवाद है, और अनुवाद कैसे है, जैसे कोई मंगल काव्य है उसमें क्या है, शाब्दिक अर्थों में शुभ यानी जितने भी मांगलिक काव्य हुए जो देवी देवताओं से संबंधित यह काव्य थे उसके बारे में है। और इसमें क्या है, भक्ति साहित्य जैसे उस समय पर गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के श्री चैतन्य देव की जीवनियाँ उसमें लिखी गई थी। अब दूसरी श्रेणी में क्या है, नाथ साहित्य को शामिल किया गया, जैसे मैनामती, गोपी चंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ, परिकथाएं, लोक कथाएं और गाथा गीत। ये सब जो है किसमें शामिल किया गया, दूसरी श्रेणी के नाथ साहित्य में। अब आप आगे देखें, आगे है मैनामती, गोपी चंद्र और धर्म ठाकुर के बारे में। नाथ लोग सन्यासी होते थे जो तरह तरह की योगिक क्रियाएं करते थे। यह गीत विशेष जो अक्सर अभिनीत किया जाता है, यह बताता है कि रानी मैनामती ने अपने पुत्र गोपी चंद्र को अनेक बाधाओं के समक्ष संन्यास का मार्ग अपनाने को किस प्रकार प्रोत्साहित किया था। धर्म ठाकुर एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देव हैं जिनकी पूजा अक्सर एक पत्थर या काठ की मूर्ति के रूप में की जाती है। तो अब आप देख सकते हैं कि मैनामती, गोपीचंद्र और धर्म ठाकुर के बारे में इसमें आपने पढ़ लिया। अब आगे देखते हैं हम, पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि ऐसी अनेक पांडुलिपियां पाई गई जिनमें यह अंकित किया गया कि उनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच में की गई थी। दूसरी श्रेणी की कृतियां मौखिक रूप से कही सुनी जाती थी, इसीलिए उनका काल निर्णय सही नहीं किया जा सकता है। वे खास तौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी, जहां ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था।
तो क्या है, पहली श्रेणी में के ग्रंथों का काल क्या था, निर्णय करना जो है बहुत ही सरल था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी पांडुलिपियाँ पाई गई और जिनमें क्या था कि 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर 18वीं शताब्दी के मध्य भाग की बारे में विस्तृत रूप से बताया गया था। और दूसरी श्रेणी की कृतियाँ को हमने मौखिक रूप से जो है कही भी और सुनी भी, और इस काल का जो निर्णय है वो सही नहीं लिया गया। अब आप आगे देख सकते हैं पीर और मंदिर। फिर 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली तथा दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया था। ज्यों ज्यों वे पूर्व की ओर बढ़ते गए, वे जंगलों को साफ करके भूमि में धान की खेती करने लगे। शनै शनै स्थानीय मछुआ तथा स्थानांतरीय खेती करने वाले लोग, जो अक्सर जनजातीय थे, किसानों के नए समुदाय मिल गए। अब क्या था, पीर और मंदिर। इसमें क्या हुआ, अब पहले आप पीर का अर्थ समझें। पीर का जो है पीर जो है फारसी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ है आध्यात्मिक मार्गदर्शक, जो आपको अध्यात्म की ओर ले जाता है, भगवान की ओर ले जाता है, या भगवान की कथाओं का आपके आगे वर्णन करता है, आपको सुनाता है, तो वो है पीर। और मंदिर, आपको पता है कि मंदिर में आप जाते हो, वहाँ पर पूजा अर्चना करते हो, पाठ करते हो, तो मंदिर है। अब देखो पीर तो वो हो गए जो आपको भगवान के बारे में जानकारी देते हैं, और भगवान मंदिर में बसते हैं। वैसे तो भगवान जो है हर मनुष्य के अंदर होता है। हर मनुष्य की जो आत्मा है वो प्रभु से मिली हुई होती है। तो अब आप आगे देखें इसमें, इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया, जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की। अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिद बना लेते थे, जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरणों के केंद्रों के रूप में काम आती थी। अब देखो क्या हुआ, अब जैसे जो है जो भी शासक आते थे शासन करने के लिए, तो वो क्या करते थे, वहाँ के लोग, अब जैसे हिंदू हैं तो वो मंदिरों का निर्माण करते थे। अब जब मुगल लोग आए तो वहाँ पर क्या हुआ, मस्जिद बनने लग गई। तो मस्जिद और ये सब चीज़ें बनती थी, तो लोग क्या करते थे, वहाँ पर जाकर जो है उपदेश देते थे, और ये सब कार्य होते थे, वहाँ पर सभा होती थी। तो इसीलिए जो उस समय के शासककर्ता होते थे वो यह कार्य करते थे। अब आप आगे देख सकते हैं, प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग इन अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था तथा आश्वासन चाहते थे। ये सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेता ने प्रदान की। ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिका भी अदा करते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां हैं। स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहा करते थे। अब जैसे आप किसी बाहर से आने वाले क्षेत्र के लोगों को अपने क्षेत्र में शामिल करते हैं, तो आप देखेंगे कि आप उनको सब तरह की सुख सुविधाएं देंगे, उनको रहने के लिए घर देंगे, खाने के लिए भोजन देंगे, पहनने के लिए वस्त्र देंगे। तो वहाँ पर जो है जो इस तरह की एक भूमिका निभाते थे, तो क्या होता था, इनको क्या समझा जाता था कि इनके पास बहुत सी अलौकिक शक्तियां हैं और इनको लोग पीर कहते हैं। तो आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ इसमें। जैसे आपकी क्लास है, आपकी कक्षा है, आपकी कक्षा में 30 बच्चे हैं। 30 में से क्या होता है कि टीचर जो है एक बच्चे को आपका मॉनिटर बना देता है कि यह बच्चा जो है मॉनिटर है। जब आपकी क्लास में क्या होता है, कोई नया बच्चा आता है, तो क्या होता है, तो वो मॉनिटर क्या करता है, उस बच्चे को कि अभी तक
हमारे को टीचर ने क्या क्या पढ़ाया है उसके बारे में बताता है, और कैसे आपको बैठना है, कितने बजे स्कूल आना है, कितने बजे आपको घर जाना है, आपको कौन कौन से विषय की कॉपी बनानी है, इसके बारे में जब वो मॉनिटर उस बच्चे को समझाएगा तो वो बच्चा उसको क्या मानेगा कि ये तो यार टीचर से भी बहुत अच्छा है। तो इस तरह से जब बाहर से आकर लोग रहते थे तो जो है उसको जो सदस्य अच्छे से समझाते थे वो उनको क्या मान लेते थे, पीर कहा करते थे। तो अब आप देखो, इस पीर की श्रेणी में संत या सूफी और अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी उपनिवेशी, दैवदत्य प्राप्त सैनिक एवं योद्धा, विभिन्न हिंदू एवं बौद्ध देवी देवता और यहाँ तक कि जीवितात्माएं भी शामिल थे। पीरों की पूजा पद्धतियां बहुत ही लोकप्रिय हो गई और उनकी मज़ारें बंगाल में सर्वत्र पाई जाती हैं। अब देखो पीर कितने वो हो गए, पीरों को क्या है, संत या सूफी और बहुत से धार्मिक जो हैं माना गया। और फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे जो हैं ये सब जो है विभिन्न हिंदू और बौद्ध देवी देवता, यहाँ तक कि इनमें बहुत सी जीवितात्माएं भी शामिल होने लगी और पीरों की पूजा पद्धतियां जो हैं बहुत ही जो हैं लोकप्रिय हो गई और इनकी मज़ारें बंगाल में हर जगह पर पाई जाने लगी। बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा, जो 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया। हमने देखा है अध्याय 2 और 5 की मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूहों द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे। वे इनके माध्यम से अपनी शक्ति तथा भक्ति भाव का प्रदर्शन करना चाहते थे। बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गारों से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूहों जैसे कालू तेली, कंसारी, घंटा धातु के कारीगर आदि के समर्थन से बने थे। यूरोप की व्यापारिक कंपनियों के आ जाने से नए आर्थिक अवसर पैदा हुए। इन सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने इन अवसरों का लाभ उठाया। जैसे जैसे लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने इन स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी परिस्थिति या प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। जब स्थानीय देवी देवता जो पहले गांवों में छान छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे को ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्रदान की गई तो उनकी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। अब आप यह एक चित्र देख रहे हैं, ये चित्र क्या है, जीववाद। यह मानना कि पेड़ पौधे, जड़ वस्तुओं और प्राकृतिक घटनाओं में भी जीवात्मा है। जीववाद का अर्थ आपने देखा कि हमारे यहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे हैं और जो भी वस्तुएं जड़ सहित हैं वो क्या हैं, हमारी प्राकृतिक घटनाओं की क्या हैं, जीवात्मा हैं। अब आप यह देख रहे हो, यहाँ पर आपको दो चित्र दिखाई दे रहे हैं। बाएं में तो क्या है, एक दो चाला छप्परदार झोपड़ी है और यह तो आपने बाएं चित्र में देखा। बाएं चित्र में आपने क्या देखा है, एक दो चाला छप्परदार झोपड़ी, चित्र 11, और चित्र 12 दाएं में आप देख रहे हैं एक चौचाला मंदिर। तो देखो किस तरह से जो है इनमें परिवर्तन हुआ। पहले झोपड़ी में जो है मंदिर, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है किस तरह से इमारतों को बनाया गया, मंदिर बनाए गए। तो पहले क्या है, जो स्थानीय देवी देवता थे वो गांवों में छान छप्पर वाली झोपड़ियों में ही पूजे जाते थे और ब्राह्मणों को ही यह मान्यता प्राप्त थी कि वो ही जो है मंदिरों में प्रतिमाओं की मूर्तियां स्थापित करें। तो आपने देखा कि किस तरह से हमारी सामाजिक और आर्थिक स्थिति का सुधार इन स्मारकों से और इनकी परिस्थिति इनकी प्रतिष्ठा से जो है आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से जो है कितना बदलाव आया।
अब आप एक और चित्र देख रहे हैं। यह चित्र है गोपियों के साथ कृष्ण श्यामपुर मंदिर से पक्की मिट्टी की एक पटिया विष्णुपुर। अब एक विष्णुपुर में एक कृष्ण का मंदिर है, तो वहाँ गोपियों के साथ जो है कृष्ण कितना सुंदर नृत्य कर रहे हैं। अब आप देख सकते हो इन मंदिरों की शक्ल या आकृति जो है बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह दो चाला मतलब 2 छत वाली, या चौचाला 4 छतों वाली होती थी। अब 5वें अध्याय में आपने पढ़ा था गुम्बद के बारे में, आपको याद आ गया होगा। गुम्बद के बारे में हमने आपको विस्तार से बताया था। इसके कारण मंदिरों के स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का जो है आपने उद्भव देखा था। अपेक्षाकृत जो अधिक जटिल थी वो क्या थी? वो 4 छतों वाली। और फिर इसके बाद ढांचे में जो 4 त्रिकोणीय छतें या 4 दीवारें रखी जाती थी उनके ऊपर त्रिज्य रेखा या एक बिंदु तक जाती थी। मंदिर आमतौर पर क्या होते थे? एक वर्गाकार चबूतरे पर जो हैं बनाए जाते थे और उनके भीतरी क्या होता था? भाग में कोई भी सजावट नहीं होती थी, बहुत ही सिंपल होते थे। लेकिन अनेक मंदिरों की जो बाहरी दीवारें होती थी उन पर क्या होता था? चित्रकारियाँ की जाती थी या सजावटी टाइलों अथवा मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थी। और कुछ मंदिरों में क्या होता था? विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में विष्णुपुर के जो मंदिर हैं उनकी जो सजावट है अत्यंत क्या है? उत्कृष्ट कोटि तक जो है पहुंच चुकी थी। वहां पर जो है बहुत सुंदर सजावटें जो है मंदिर की गई थी और उन सजावटों को बहुत ही उत्कृष्ट माना गया था। अब आप देख सकते हैं भोजन के रूप में, अब उस समय अब किस तरह का भोजन खाया जाता था? मछली। अब परंपरागत भोजन संबंधी आदतें जो हैं वो हमें आम तौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती हैं। बंगाल एक नदीय मैदान है जहां मछली और धान की उपज बहुतायत से होती है, इसीलिए यह स्वाभाविक है कि इन दोनों वस्तुओं को गरीब बंगालियों की भोजन सूची में भी प्रमुख स्थान प्राप्त है। मछली पकड़ना वहाँ का प्रमुख धंधा रहा है और बंगाली साहित्य में मछली का स्थान पर उल्लेख मिलता है। इससे ज़्यादा और क्या होगा कि मंदिरों और बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टियाँ लगी हैं उनमें भी मछलियों को साफ करते हुए और टोकरियों में भरकर बाजार ले जाते हुए दर्शाया गया है। अब आप एक यह चित्र देखिए। इस चित्र 14 में क्या है? घरेलू उपयोग के लिए मछली तैयार करते हुए विशाल लक्ष्मी मंदिर से पक्की मिट्टी का एक फलक आराम बाग। अब देखो किस तरह से यह चित्र है और किस तरह से वो मछली को पकड़ा हुआ है। अब क्या है कि मछली जो थी वो क्या थी? आमतौर पर वहां पर क्या थी? उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर ही निर्भर थे लोग वहाँ के। तो बंगाल जो है एक नदीय मैदान है और यहाँ पर क्या है? मछली और धान की उपज जो है बहुत मात्रा में होती है। आपको पता है कि मछली जो है पानी में ही मिलती है और वो नदीय मैदान है तो वहाँ पर मछलियाँ होना स्वाभाविक ही है। तो यहाँ पर जो है लोग क्या करते थे? उन मछलियों को पकड़कर उनको खाते थे और क्या करते थे? मछलियों को पकड़कर उनको बेचते भी थे, तो वो उनका एक व्यापार का साधन था। और इसके बाद क्या हुआ कि बंगाली साहित्य में मछली का स्थान जो है उल्लेख बहुत ही आपको देखने को मिलेगा। और इसके बाद क्या है? इससे ज़्यादा और क्या होगा कि मंदिरों और बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो भी पट्टियाँ लगी हुई थी उनमें भी मछलियों को साफ करते हुए टोकरियों में भरकर बाजार में ले जाते हुए दिखाया गया है। अब इस चित्र में भी आप यही देख रहे हो कि जो महिला है किस तरह से जो है मछली को साफ कर रही है।
अब आप आगे देख सकते हैं, ब्राह्मणों को जो है सामिष भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस निषेध को ढील दे दी। अब आपने भी सुना होगा, जितने भी हमारे यहाँ पर पंडित होते हैं वो मांस को नहीं छूते हैं, मतलब मुर्गा, मीट, मछली, अंडा, ये सब जो है ब्राह्मणों को इन सब चीज़ों को हाथ लगाना जो है उनके लिए एक पाप होता है। लेकिन क्या था कि बंगाल में और कुछ अधिक खाने को नहीं मिलता था, मछली वहाँ का एक मुख्य खाद्य पदार्थ थी, तो ब्राह्मणों को इसको खाने में एक ढील दी गई थी। अब आप देख सकते हैं आगे, वृद्धधर्म पुराण जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, ने साहित्य ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दे दी। अब मछलियों में भी क्या है, बहुत तरह की मछलियाँ पाई जाती हैं, तो उसमें जो है कुछ मछलियों को खाने की जो है अनुमति उनको ब्राह्मणों को मिल गई थी। तो देखो कितना वो होता है। अब आप भी कभी कई बार बाहर गए होंगे, तालाब में तैरती हुई मछलियाँ देखी होंगी, तो मछलियों के भी कितने प्रकार हैं। यह आपने साइंस की पुस्तक में पढ़ा होगा कि अब आप जैसे किसी भी गुरुद्वारे में जाते हो, वहाँ पर तालाब में आप रंग बिरंगी मछलियाँ देखते हो जो हैं। तो इस तरह से जो है मछलियों के भी बहुत प्रकार हैं। अब आप आगे देखें, यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों का उदय। अब ये तो हमने वो पढ़ा। अब यूरोप में आप देखो, आप जब भी कोई भी पाठ पढ़ते हो तो बाद में क्या है, आपको यूरोप का भी जो है थोड़ा सा हिस्सा बताया जाता है कि वहाँ पर भी किस तरह से जो है राज्यों का उदय हुआ। 18वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के लोग स्वयं को एक साम्राज्य जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य की प्रजा या किसी चर्च जैसे यूनानी रूढ़िवादी चर्च के सदस्य मानते थे, परंतु 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में लोग स्वयं को एक ऐसा समुदाय के सदस्य के रूप में भी पहचानने लगे जो एक भाषा जैसे कि फ्रेंच या जर्मन बोलते थे। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी के रोमानिया में विद्यालय पाठ्य पुस्तकें ग्रीक के स्थान पर रोमानियन में लिखी जाने लगी और हंगरी में लैटिन के स्थान पर हंगरेरियन की राजभाषा के रूप में इसको अपनाया गया। और इसी प्रकार की अन्य प्रक्रियाओं ने लोगों को यह बोध कराया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में इटली और जर्मनी के एकीकरण के लिए हुए आंदोलनों ने इस भावना को और भी अधिक बल दिया। अब किस तरह से देखो, आपने देखा कि यूरोप में भी जो है एक साम्राज्य ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य की प्रजा ने किस चर्च जैसे यूनानी रूढ़िवादी चर्च के जो सदस्य माने जाते थे, उनको 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में जो है लोगों ने स्वयं को ऐसे ही एक समुदाय के सदस्य के रूप में पहचानने लगे जो कि एक भाषा जैसे फ्रेंच या जर्मन बोलते थे। तो आपको समझ में आया। और इसके बाद क्या था, 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में क्या हुआ, इटली और जर्मनी के एकीकरण के लिए हुए आंदोलन में इन भावनाओं की और अधिक बल दिया गया। अब यह पाठ हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो आइए अब हम इस पाठ का प्रश्न अभ्यास करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मेल बिठाएं।
तो अब आपको एक तरफ तो क्वेश्चन है, एक तरफ आंसर है, तो हम आपको क्वेश्चन के साथ आंसर ही बताएंगे। तो पहला है अनंत वर्मन, तो इसका उत्तर होगा उड़ीसा। दूसरा है जगन्नाथ, इसका उत्तर होगा पुरी। तीसरा है महोदयपुरम, इसका उत्तर है केरल। तीसरा है लीला तिलकम, इसका उत्तर है केरल। फिर है मंगल काव्य, इसका उत्तर है कांगड़ा। फिर है लघु चित्र, लघु चित्र इसका उत्तर है बंगाल। अब आप अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 2, मणि प्रालम क्या है? इस भाषा में लिखी पुस्तक के नाम बताओ। मणि प्रालम एक भाषा शैली है। मणि प्रालम का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा, जो यहाँ दो भाषाओं संस्कृत और क्षेत्रीय भाषाओं के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। प्रश्न 3, कथक के प्रमुख संरक्षक कौन थे? राजस्थान के दरबार और लखनऊ के नवाब नृत्य शैली के प्रमुख संरक्षक थे। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला के रूप में उभरा। अब प्रश्न 4, बंगाल के मंदिरों की स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण लक्षण क्या हैं? अब बंगाल के मंदिरों की स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण लक्षण, नंबर 1, स्थानीय देवी देवता जो पहले गांवों में छान छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे। नंबर 2, मंदिरों की शक्ल या आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह 2 चाला 2 छतों वाली या चौचाला 4 छतों वाली होती थी। नंबर 3, मंदिर आम तौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे और उनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी। नंबर 4, मंदिरों की बाहरी दीवारें चित्रकारियों, सजावटी टाइलों अथवा मिट्टी की पट्टियों से सजी हुई थी। अब प्रश्न 5 देखें आप, चारण भाटों ने शूरवीरों की उपलब्धियों की उद्घोषणा क्यों की? अब इसका उत्तर लिखेंगे आप, चारण भाटों द्वारा शूरवीरों की उपलब्धियों की उद्घोषणा के कारण। नंबर 1, चारण भाटों द्वारा गाए गए काव्य एवं गीत शूरवीर की स्मृति को सुरक्षित रखते थे। नंबर 2, चारण भाटों की यह आशा की जाती थी कि वे अन्य जनों को भी उन शूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेंगे। अगला है प्रश्न हमारा 6, हम जनसाधारण की तुलना में शासकों के सांस्कृतिक रीति रिवाजों के बारे में बहुत अधिक क्यों जानते हैं? इसका उत्तर है, शासकों के सांस्कृतिक रीति रिवाजों की अधिक जानकारी के कारण। नंबर 1, शासकों द्वारा निर्मित कराए गए धार्मिक स्मारकों में हमें उनके सांस्कृतिक रीति रिवाजों की जानकारी मिलती है। नंबर 2, सांस्कृतिक परंपराएं कई क्षेत्रों के शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी थी। नंबर 3, शासकों के सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में यात्रा वृत्तांतों तथा कई रचनाकारों द्वारा भी वर्णन किया गया। अब आपने देखा ये हमारा प्रश्न 6। अब है प्रश्न 7, विजेताओं ने पुरी स्थित जगन्नाथ के मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने के प्रयत्न क्यों किए? अब आप इसका उत्तर लिखेंगे, जो जगन्नाथ मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक और राजनीतिक मामलों में भी उसकी सत्ता बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठे और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, सबने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। वे सब महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार्य हो जाएगा। अब आप प्रश्न 8 देखिए,
बंगाल में मंदिर क्यों बनाए गए? बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा, जो 19वीं सदी तक चला। मंदिर निर्माण के कई कारण थे। नंबर 1, मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूहों द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे। वे इनके माध्यम से अपनी शक्ति तथा भक्ति भाव का प्रदर्शन करना चाहते थे। नंबर 2, बंगाल में जैसे जैसे लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने इन मंदिरों स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी परिस्थिति या प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। तो यह हमारे प्रश्न उत्तर थे। अब जो आगे प्रश्न है वह छात्र जो है वह स्वयं करेंगे। तो इसके साथ ही हमारा पाठ 9 समाप्त होता है। अब हम आपको पाठ 10 पर मिलते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम